हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। बिना टाइम वेस्ट के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे इस चैनल के साथ जुड़ सकें। आपकी सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो आपको सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन उसके कहाँ के सत्र में हुआ? ऑप्शन है इलाहाबाद, कोलकाता, सूरत और लाहौर। यहाँ इसने लिखा है प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ, किस सत्र में हुआ। प्रथम विभाजन जब उसने दे दिया तो इसका मतलब ये समझना चाहिए कि कांग्रेस के और भी विभाजन हुए हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस के 2 विभाजन हुए हैं। तो यहाँ इसने पहला विभाजन पूछा है कि कांग्रेस का पहला विभाजन कौन से सत्र में हुआ। सो कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में, जो हुआ था 1907 में। कांग्रेस का पहला विभाजन सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। इतनी बड़ी संस्था जिसने बेड़ा उठाया भारत को आज़ाद कराने का, उसमें खुद फूट डल गई। ऐसा क्यों हुआ? इसका क्या रीज़न था? इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे चलना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं कांग्रेस की स्थापना की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई थी 1885 ईस्वी में। ठीक, बेसिकली इसमें जो स्टार्टिंग में नेता जुड़े थे वो थे सब नरम दल के नेता। मतलब उनका काम करने का तरीका कुछ ऐसा था कि वो कानूनों के दायरे में रह के अपना काम करते थे। कानूनों के दायरे से बाहर जाके उन्होंने अपना कोई काम नहीं किया। इसका रिजल्ट ये रहा कि 20 साल के कार्यकाल में 1905 आ गया चलते चलते। उसमें भी कुछ हासिल नहीं कर पाए वो लोग। मतलब उन्होंने जितने एफर्ट डाले उसकी तुलना में उपलब्धि बिल्कुल ही ना के बराबर थी। इस चीज़ से जो कांग्रेसी लोग थे उनके मन में अंदर असंतुष्टि के भाव पैदा हो गए। ठीक, अब देखो एक बात सोचने की है, अब से 20 साल पहले जो टाइम था वो टाइम आज नहीं है। लोगों की वैसी सोच आज नहीं है। पहले लोग भाईचारे में ज़्यादा बिलीव करते थे, आज अकेले में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। आने वाली जो 20 साल होगी, जो आने वाली पीढ़ी होगी, आगे आने वाली जनरेशन होगी, उसकी भी अलग विचारधाराएं होंगी। यही उस टाइम की बात हुई है। उस टाइम पे जो कांग्रेस में लोग जुड़े थे वो सब थे नरमपंथी विचारधारा के लोग, नरम दल के नेता। लेकिन 20 सालों के अंतराल में बहुत कुछ बदल गया। इसमें जो आने वाले नए लोग थे वो गरम दल के नेता होने लगे। गरम दल के नेताओं में आप मान के चल सकते हो जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, ये सब नेता गरमपंथी विचारधारा के नेता थे। ठीक, तो 1905 का जो अधिवेशन हुआ, देखो हमें 1905 से 1907 पे आना है, तो इसको हम एक टाइम लाइन के हिसाब से समझेंगे। 1905 में क्या हुआ, 6 में क्या हुआ, 7 में क्या हुआ, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। 1905 का जो वर्ष था खास वर्ष था, क्योंकि 1905 में उस टाइम पे हो रहा था बंगाल का विभाजन। 1905 में ही बंगाल का विभाजन हुआ था और उसी टाइम पे कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था बनारस में। 1905 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था बनारस में, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। देखो नरमपंथी विचारधारा के थे गोपाल कृष्ण गोखले, और उस टाइम तक नरमपंथी विचारधारा के लोगों का ही दबदबा रहा है कांग्रेस पे। ठीक, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत से लोग अपनी गरमपंथी विचारधारा के बन चुके थे, क्योंकि उन्हें तो ये दिख रहा था कि हमने अपने इतने साल इसमें लगा दिया लेकिन आउटपुट कुछ नहीं आया। तो जब 1905 में लॉर्ड कर्जन थे, उस टाइम पे लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर, तो उस टाइम पे माहौल बहुत गर्म हो गया और नरमपंथी और गर्मपंथी विचारधारा के लोगों में बंटवारा होने लगा। अंदर ही अंदर ये बात अंदर की है, बाहर निकल के सामने नहीं आई। तो बंगाल विभाजन के विरोध में फिर स्वदेशी आंदोलन चला दिया गया। तो बेसिकली इसके स्वरूप को लेकर दोनों में मतभेद हुआ। अब मतभेद हुआ क्यों? मतभेद हुआ ये कि इसी टाइम पे प्रिंस ऑफ वेल्स आ रहे थे भारत में। तो उस टाइम पे अंग्रेजी हुकूमत ये चाहती थी कि कांग्रेस अपने अधिवेशन में एक ऐसा प्रस्ताव पारित कर, स्वागत प्रस्ताव पारित कर दे कांग्रेस की, प्रिंस ऑफ वेल्स इंडिया में आ रहे हैं तो हम उनका वेलकम करेंगे। क्योंकि नेता तो नरम दल के नेता रहे हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले तो गरम दल का कोई नेता आया नहीं। नरम दल आया था उसका भी उन्होंने वेलकम किया, उससे पहले जो आए उनका भी उन्होंने वेलकम किया। तो वे तो एकदम राजी हो गए, उनके लिए तो कुछ नई बात थी नहीं। लेकिन जो गरम दल के नेता थे वो नहीं माने। क्यों? क्योंकि एक तो उन्होंने बंगाल विभाजन कर दिया उसी टाइम पे अंग्रेज हुकूमत चाहती है कि जो प्रिंस ऑफ वेल्स आएंगे उनका वेलकम करें। तो इस बात पे गरम दल के नेता राजी नहीं थे। वो ये चाहते थे कि हमें तो सरकार की किसी भी बात का समर्थन करना ही नहीं है इस टाइम पे। लेकिन हुआ ये कि गरमपंथी विचारधारा जो गरम दल के नेता थे उनकी परवाह किए बिना ही गोपाल कृष्ण गोखले जी, जो 1905 में बनारस में अधिवेशन कर रहे थे कांग्रेस का, इन्होंने पारित कर दिया स्वागत प्रस्ताव कि चलो ठीक है हम तो वेलकम करेंगे। मतलब उन्होंने अपनी संस्था के लोगों का ध्यान नहीं किया, उनकी नहीं मानी, उनकी राय नहीं ली। उन्होंने सोचा कि ये नहीं मानने दो, हम तो करेंगे भाई वेलकम। ठीक, तो फूट डलनी तो बेसिकली वहीं से स्टार्ट हो गई थी। इससे जो गरमपंथी दल के नेता थे उनमें और संतुष्टि का भाव आ गया कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ये प्रिंस ऑफ वेल्स का वेलकम करने के लिए राजी हो रहे हैं। ठीक, फिर आता है 1906। लेकिन ये बात अंदर तक ही रही, फिर भी सोचा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। ये जो बहस रही है सिर्फ अंदर तक ही रही, मनमुटाव अंदर तक रहा। फिर आ जाता है 1906। 1906 में फिर देखो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था कलकत्ता पड़ता है आपका बंगाल में। ठीक है, और बंगाल में उसी टाइम पे हो गया था मुस्लिम लीग का गठन। देखो ध्यान से समझो इस बात को, समझ नहीं आ रही है तो वीडियो को फिर से पीछे से देखो। ठीक है, 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था कलकत्ता है बंगाल में। ठीक है, और बंगाल में ही ढाका में जो है मुस्लिम लीग का गठन हो रहा था 1906 में। जो ये कलकत्ता में
कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। अब दादा भाई नौरोजी भी नरमपंथी विचारधारा के लोग थे। गर्मपंथी विचारधारा वाले लोगों ने ये सोचा था कि 1905 में तो जो कुछ हो गया, लेकिन अगले साल जो अधिवेशन होगा उसमें हमारे दल का नेता होगा, जो अध्यक्ष चुनेंगे हम अपने दल का चुनेंगे, मतलब गर्मपंथी दल का चुनेंगे। लेकिन बात चली नहीं। अब दादा भाई नौरोजी का सब करते थे देखो सम्मान, ठीक। तो दोनों ने सहमति से, नरम दल और गरम दल दोनों ने सहमति से उनको अध्यक्ष बना दिया कि चलो ठीक है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी जी को सौंप देते हैं। तो देखो 1906 में क्या क्या हुआ। 1906 में कुछ चीज़ें हुई। 1906 में एक तो स्वदेशी प्रस्ताव पारित हो गया, स्वदेशी प्रस्ताव पारित, ठीक है। बहिष्कार करने की मांग तेज हो गई। और अगला अधिवेशन कहाँ होना है ये डिसाइड हुआ। अगला अधिवेशन कहाँ पे होगा ये भी 1906 में ही डिसाइड होना स्टार्ट हो गया। तो उस टाइम पे 1906 में जो ये कलकत्ता में अधिवेशन हो रहा था, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, उसमें फिक्स हुआ कि अगला अधिवेशन करेंगे हम नागपुर में। अगला अधिवेशन करेंगे हम नागपुर में। और इस अधिवेशन में गर्मपंथी विचारधारा के लोगों ने पक्का मन बना लिया कि इसमें अध्यक्षता कराएंगे हम अपने दल के नेता से, ठीक है। लेकिन बिल्कुल ऐन वक्त पे फिरोज शाह मेहता जी ने नागपुर स्थान को कैंसिल करके सूरत को डिसाइड कर लिया, क्योंकि 1907 के नागपुर का जो अधिवेशन होना था उसमें तिलक जी का अध्यक्ष बनना बिल्कुल लगभग तय हो चुका था, वो गरम दल के नेता थे। तो नरम दल वालों लोगों ने ये सोचा कि अगर गरम दल का नेता अध्यक्ष बन गया, अगर तिलक जी अध्यक्ष बन गए तो जैसे चाहेंगे वैसा होगा, हमारे तो चलेगी नहीं, तो हमारे हाथ से तो सत्ता वत्ता गई। तो उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा काम करो जिससे ये अध्यक्ष ना बन सके। पहले ही डिसाइड हो चुका था कि नागपुर में होगा। तो फिरोज शाह मेहता ने किया ये कि वेन्यू चेंज कर दिया, ठीक। अब उससे हुआ क्या, वेन्यू चेंज करने से क्या हुआ। देखो जो आपके तिलक जी थे वो थे सूरत के आसपास के क्षेत्र के, ठीक है। और कांग्रेस के संविधान में ये लिखा हुआ था कि कि जहाँ अधिवेशन होगा उसकी अध्यक्षता वो व्यक्ति नहीं कर सकता जो उस क्षेत्र से संबंधित होगा। तो जब बाल गंगाधर तिलक जी सूरत के आसपास के ही थे तो वे सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कैसे कर सकते थे, सोचने वाली बात है। ये पत्ता खेला फिरोज शाह मेहता ने, ठीक है। इस टाइम पे आके नरम दल और गरम दल में आके जम के मतलब जो है मन मुटाव हो गया। तक मैंने दो ठोस कारण बताए। पहला, प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत। गरम दल के नेता नहीं चाहते थे कि अब हम प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत करें, क्योंकि उन्होंने बंगाल विभाजन करके बीज बो दिए थे बहुत, ठीक है। दूसरा रीज़न ये कि गरम दल वालों का जो नेता था वो अध्यक्ष नहीं बन पाया। फिरोज शाह मेहता जो नरम दल के नेता थे, इन सब ने मिलकर आपस में डिस्कस करके चालाकी दिखाई कि गरम दल का नेता कोई भी अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए। उन्हें पता चल गया कि अध्यक्ष बनने की बारी आ रही है अब की बार बाल गंगाधर तिलक जी की। तो वेन्यू रख दिया उन्होंने सूरत का। सूरत के आसपास के हैं तिलक जी, तो वो वैसे अध्यक्ष नहीं रह सकते, ठीक। खैर 1907 का टाइम जो था आ गया, अधिवेशन हो गया, सूरत में हुआ। तो फिर आपका टाइम आ गया 1907 का, हो गया जी अधिवेशन सूरत में, ठीक। अध्यक्षता कर दी इसकी रास बिहारी घोष ने। कोई किसने करी, रास बिहारी घोष। अध्यक्षता की इसकी रास बिहारी घोष ने, ये भी नरम दल के थे। अध्यक्षता किसने की, रास बिहारी घोष ने, ये भी नरम दल के नेता थे, ठीक। अब यहाँ पे आके तो वैसे ही नरमपंथी और गरमपंथी दो विचारधारा में लोग बट गए, नरमपंथी विचारधारा और गरमपंथी, ठीक है। अब देखो ये चाह रहे थे कि जो हमने स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया है बंगाल विभाजन के विरोध में, वो सिर्फ बंगाल तक ही रहे, ठीक। बंगाल के ही लोग उसमें शामिल हो। और दूसरी बात ये थी कि जो हम बहिष्कार करेंगे वो सिर्फ विदेशी वस्तुओं का करेंगे, शिक्षा और जो नौकरियां इनका बहिष्कार नहीं होगा। लेकिन गरमपंथी विचारधारा के लोग इसके बिल्कुल अपोजिट थे। वो ये चाह रहे थे कि बंगाल विभाजन सिर्फ एक बंगाल का मुद्दा नहीं है, ये तो पूरा आंदोलन पूरे देश में होना चाहिए। और दूसरी मांग थी उनकी थी हम पूर्ण बहिष्कार करेंगे, ठीक है। मतलब नौकरी शिक्षा सबका बहिष्कार होगा, फिर अंग्रेजी हुकूमत का पूरी तरीके से बहिष्कार होगा, ना हम इनकी दी हुई नौकरी करेंगे, ना हम इनके हिसाब की शिक्षा ग्रहण करेंगे। ये थे गरमपंथी विचारधारा के लोग। और इसी बात को लेकर दोनों में जो है भाई साहब तकड़ी भिड़त हो गई। मतलब भिड़त ऐसी हुई कि जूते चप्पल तक बजे हैं उनके, ठीक है। उस टाइम पे देखो वहाँ पे जूते चप्पल तक बजे हैं, इसकी बात मैं कैसे कह रही हूँ। एच वेंसन नाम के एक व्यक्ति थे उसी टाइम पे प्रेजेंट, बिल्कुल वहीं पे उस अधिवेशन में जहाँ पे इनके मुक्का मुक्की चली थे, ठीक है। तो उनकी एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में उन्होंने ये लिखा था कि हवा में एक लाल रंग का जूता आया उड़ता हुआ। वो पहले तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के मुंह पे लगा और फिर उनके मुंह पे से लग के फिरोज शाह मेहता के पे लगा, ठीक है। तो मतलब बेसिकली लड़ाई ऐसी हुई कि ये बात चली कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी और फिरोज शाह मेहता को किसी ने जूता मार दिया, ठीक है। इतनी तकड़ी लड़ाई उन लोगों की हुई। तो अधिवेशन का तो आपको पता ही चल गया, अधिवेशन का क्या नाश हुआ, सत्यानाश हो गया अधिवेशन का, तो आधे में छोड़ छाड़ के निकल लिए सब, ठीक है। इसी अधिवेशन को यानी प्रेसिडेंट जी ने कहा कि कांग्रेस के इतिहास का काला दिवस है, बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हालांकि बुरा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर आप देखो सत्ता के भूखे लोग हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है। बंटवारे के मेन रीज़न यही रहे हैं। चलो खैर इससे आगे बोलना ठीक नहीं है। नरम दल और गरम दल बना है, कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया, कांग्रेस का विभाजन हुआ, नरम दल गरम दल में बट गई।
उसी का ही फिर प्रभाव देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। मार्लिन मिंटो सुधार आया था 1909 में, ठीक है, उसने तो फिर पूरे अच्छे से बीज बो दिए थे देश में। हमारे देश में राज पता है, हमारे देश में राज होता है धर्म विशेष पर, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। चलो तो फिर इसके बारे में कहानी यही थी, आपको समझ में आया होगा। चाहो तो एक बार वो रिवाइज कर सकते हो, या फिर मैं बता देती हूँ आपको एक नज़र में, एक व्यू में मैं आपको बता देती हूँ। कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ 1907 में, सूरत अधिवेशन में हुआ ये, क्योंकि देखो 1885 में कांग्रेस का गठन हो गया था, तो 1885 से 1905 तक का जो 20 साल का टाइम पीरियड रहा है, इसमें सब रहे हैं नरम दल के नेता। नरम दल के नेताओं का काम ये था कि हम सिर्फ कानून के दायरे में रह के काम करेंगे, उससे बाहर हमें कोई काम करना है नहीं। तो 20 साल में भी उनसे कुछ हुआ है नहीं, ठीक है, लगे ही रहे हैं, वो भेड़ चाल वाला हिसाब रहा कि चलो लग रहे हैं। 1906 में हुआ कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता पड़ता है आपका बंगाल में, और बंगाल में उस टाइम पर ढाका में हो रही थी मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है। ये दो बात बिल्कुल अलग अलग किस्से हैं, लेकिन इनको रिलेट करके पढ़ो। 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, कलकत्ता पड़ता है बंगाल में, और बंगाल में उस टाइम पर पड़ता था ढाका, और ढाका में हो रहा था मुस्लिम लीग का गठन। उसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी जी, ठीक है। उसी में क्या हुआ, स्वदेशी का प्रस्ताव पारित हो गया कि चलो ठीक है स्वदेशी अपनाएंगे, अंग्रेजी जो वस्तुएं हुई हैं, जो चीज़ें हुई हैं, उनका बहिष्कार करेंगे, ये सब चीज़ें उसमें डिसाइड हो गई। और अगला अधिवेशन कहाँ होगा ये डिसाइड हो गया। उसमें डिसाइड हुआ कि अगला अधिवेशन 1907 का जो अधिवेशन होगा वो करेंगे हम नागपुर में, ठीक। उस टाइम पे जो है ये पक्का गर्मपंथी विचारधारा के लोगों ने विचार बना लिया कि अब तो हमारा ही अध्यक्ष बनना है नेक्स्ट वाले अधिवेशन में। तो तिलक जी का अध्यक्ष बनना बिल्कुल लगभग तय हो चुका था, लेकिन फिरोज शाह मेहता जी ने जो है पत्ता खेल दिया कि नहीं, अगर ये बन गए गर्मपंथी वाले तो हम नरमपंथी वालों का कुछ नहीं होने का, फिर हम तो एक साइड में हो जाएंगे, हमारे नहीं चलने की, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया कि सूरत में उस वेन्यू को रख दिया। वेन्यू में सूरत में रखने का कारण ये था कि बाल गंगाधर तिलक जी आते थे सूरत के आसपास के क्षेत्र के, और कांग्रेस का संविधान ये कहता था कि जो जिस क्षेत्र का व्यक्ति होगा वो उसी क्षेत्र में अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर सकता। तिलक जी जो रास्ते में कांटे बन रहे थे वो हट गए, ठीक है। तो सूरत में अधिवेशन हो गया उनका 1907 का। यहाँ पे आके उसमें बिल्कुल जो है खुल्लम खुल्ला नरमपंथी गर्मपंथी दो विचारधारा पनप गई, तो इसका बंटवारा हो गया था 1907 के सूरत अधिवेशन में, ठीक है। अब 1907 के अधिवेशन में उनके जो है मुक्के चले, थप्पड़ चले, जूते चले, ये हिस्ट्री मैंने आपको बता दी कहाँ से क्या हुआ, ठीक है। और फिर इसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा आपको। पार्लियामेंट रिफॉर्म 1909 में आया था, हिंदू मुस्लिम के बीच बो दिए उन्होंने पूरे अच्छी तरीके से, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? ऑप्शन है कश्मीर, राजगृह, पाटलिपुत्र और वैशाली। तो पहली बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? राजगृह में। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ये हुई थी महाकश्यप की अध्यक्षता में, और शासनकाल था उस टाइम पे आजाद शत्रु का। अगर मैं कश्मीर की बात करूँ तो यहाँ पे चौथी बौद्ध संगीति हुई थी किसके टाइम पे? कनिष्क के टाइम पे, ठीक है। और किसकी अध्यक्षता में? अश्वघोष इसके अध्यक्ष थे। अगर मैं पाटलिपुत्र की बात करूँ तो यहाँ पे तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी मोगलीपुत्र इसकी अध्यक्षता में और अशोक के टाइम पे। वैशाली में हुई थी दूसरी बौद्ध परिषद, और इसके टाइम पे अध्यक्ष थे सपाकामी, किसके टाइम पे? कालाशोक के टाइम पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा बिर है? ऑप्शंस हैं एस्टोनिया, इथोपिया, टोगो, इरित्रिया। तो देखो बिर किसकी मुद्रा है? बिर मुद्रा है इथियोपिया की, ठीक है। और इथियोपिया की कैपिटल है अदिस अबाबा। मुद्रा है इसकी बिर। एस्टोनिया की बात करूँ तो एस्टोनिया की मुद्रा है यूरो, इसकी कैपिटल है टेलिन। टोगो की मुद्रा है फ्रैंक, कैपिटल है लोमे। इरित्रिया की मुद्रा है आक्फा और कैपिटल है असमेरा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गुजरात, असम, सिक्किम, नागालैंड। तो गर्म पानी अभ्यारण्य पड़ता है असम के भी काफी दिफू में, असम के दिफू में गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ है? असम के दिफू में। अगर मैं बात करूँ असम की, तो असम के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। तो गुजरात के सीएम है विजय रूपानी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। बात करते हैं सिक्किम के सीएम है पीएस गोले और गवर्नर है गंगा प्रसाद। अगर नागालैंड की बात करें तो नागालैंड के सीएम है नेफ्यू रियो और गवर्नर है इसके आरएन रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक रिपोर्ट को कौन प्रकाशित करता है? ऑप्शन है अंकटाड, विश्व बैंक, यूएनडीपी, आईएमएफ। सो विश्व आर्थिक रिपोर्ट को पब्लिश करता है आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, और इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 22 दिसंबर 1945 को। अगर बात करें अंकटाड की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 30 दिसंबर 1964 को। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। विश्व बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, और इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी जुलाई 1944 में। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। और इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 22 नवंबर 1965 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में विरोधी दल बदल अधिनियम से संबंधित है? ऑप्शन है 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। तो दल बदल से संबंधित प्रावधान दिए हुए 10वीं अनुसूची में ये आई थी 1985 में, और अगर संविधान संशोधन पूछे तो संशोधन है ये 52वां संविधान संशोधन। 8वीं अनुसूची की बात करूँ तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख है, आई थी किसी संविधान संशोधन 1967 में। 9वीं अनुसूची की बात करें तो ये संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित है। पहला संविधान संशोधन हुआ था ये 1951 में, सबसे पहला भूमि से संबंधित ही हुआ था, तो वो 9वीं अनुसूची में सम्मिलित है, सबसे पहले यही जुड़ी थी। 11वीं अनुसूची की बात करूँ तो 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज्य से, और ये आई थी 73वां संविधान संशोधन 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1934, 1935, 1936,
1949। सो आरबीआई की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। इसकी अगर बात करें इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ तो वो हुआ था 1 जनवरी 1949 को। जिस टाइम पे आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था उस टाइम पे गवर्नर थे एल के झा, और जिस टाइम पे आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी उस टाइम पे इसके पहले गवर्नर बने थे ओसबोर्न स्मिथ। और अगर मैं बात करूँ इसके स्वतंत्र भारत के गवर्नर थे सी डी देशमुख, और फिर अब फिलहाल के टाइम पे शशिकांत दास जो 15वें नंबर के हैं उर्जित पटेल की जगह पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। और हाँ, एक और बात, आरबीआई की स्थापना किस आयोग की रिकमेंडेशन पे हुई थी तो वो था हिल्टन आयोग। निम्नलिखित में से कौन सी समुद्र संधि अफ्रीका से एशिया को अलग करती है? ऑप्शन है होर्मुज जल संधि, बाब अल मंदेब जल संधि, पाक जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। अफ्रीका से एशिया को अलग करती है बाब अल मंदेब जल संधि। अगर मैं बात करूं होर्मुज जल संधि की तो होर्मुज जल संधि पड़ती है आपकी फारस की खाड़ी और ओमान के बीच में। पाक जल संधि का आपको पता होगा, पाक जल संधि पड़ती है मन्नार और बांग्लादेश की खाड़ी के बीच में। और अगर मैं जिब्राल्टर की बात करूं, जिब्राल्टर पड़ती है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुफ्त कानूनी सहायता और समान न्याय प्रदान करता है? ऑप्शन है 39A, 40, 44 या फिर 47। अनुच्छेद है आर्टिकल 39A, आर्टिकल 40, आर्टिकल 44, आर्टिकल 47। सो इसने पूछा है कौन सा अनुच्छेद मुफ्त कानूनी सहायता और समान न्याय प्रदान करता है? आर्टिकल 39 है। आर्टिकल 39 में मुफ्त कानूनी सहायता और समान न्याय प्रदान करता है। अगर बात करें आर्टिकल 40 की, आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत, 44 में है एक समान सिविल संहिता और 47 में है आपके पोषाहार के स्तर, लोक स्वास्थ्य, मतलब कि जितने भी हम ये योजनाएं चलाते हैं स्वास्थ्य से संबंधित, वो आर्टिकल 47 में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गॉडगिल फॉर्मूला ने किस पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य को प्रभावित किया? मतलब कौन सी पंचवर्षीय योजना गॉडगिल फॉर्मूले पे बेस्ड थी? ऑप्शन है सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिर सेवंथ। सो गॉडगिल पे बेस्ड थी फोर्थ। चौथी पंचवर्षीय योजना गॉडगिल फॉर्मूले पे बेस्ड थी। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, फर्स्ट थी हैरोल्ड डोमर के मॉडल पे, सेकंड थी पीसी महालनबिस और फोर्थ की गॉडगिल अभी बताया, और फिफ्थ थी डीटी लकड़वाला। ये पूछता है डीटी लकड़वाला। ठीक है, सो फर्स्ट किस पे थी? हेरोल्ड डोमर, सेकंड पीसी महालनबिस, फोर्थ गॉडगिल, फिफ्थ डीटी लकड़वाला। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेपो रेट कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन है रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो भारत में रेपो रेट निर्धारित करता है आरबीआई। आरबीआई के बारे में अभी बताया था, आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई और आरबीआई का जो है पुनर्गठन कब हुआ था, मैंने बता दिया। सो भारतीय रिजर्व बैंक भारत में रेपो रेट को निर्धारित करता है। भारतीय प्रतिभूति और एवं विनिमय बोर्ड होता है सेबी। सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 जनवरी 1995 को, हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में और उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। एक बात देखो, विश्व व्यापार संगठन अगर लिखने में देखें तो ऐसे लिखा जाता है डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन अगर कहीं पे ऐसे लिख रहा है तो दो सेंस निकलती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। अगर पूछता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो भी WTO ही होता है, और अगर पूछे वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन वो भी WTO ही होता है। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पूछता है तो उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 जनवरी 1995 को, हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा में। और अगर वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन पूछता है तो उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1925 में और उसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड में। मैड्रिड पड़ता है स्पेन में। ठीक, अगर मैं थोड़ी सी बात करती हूँ रेपो रेट की, तो रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट होती है, मान के चलिए ये आरबीआई है, ठीक, और ये कोई भी बैंक है, एनी बैंक। ठीक है, सो आरबीआई किसी भी बैंक को पैसा देता है तो उस पे से क्या लेता है? ब्याज लेता है। ये होती है रेपो रेट। लेकिन अगर कोई भी बैंक आरबीआई को पैसा दे तो जब आरबीआई ब्याज देता है इस बैंक को तो इसको बोलते हैं हम रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच है? ऑप्शन है उत्तरी और दक्षिणी कोरिया, अमेरिका और कनाडा, मिस्र और सूडान, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम। सो 40 डिग्री नॉर्दर्न अक्षांश किस किस देश के बीच में है? 40 डिग्री पड़ता है उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच में। 40 डिग्री है उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? एक क्वेश्चन अभी कराया था आर्टिकल से रिलेटेड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद करना। इसमें पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? पता होना चाहिए 21A। 21A के तहत राज्य जो है सभी बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और शिक्षा प्रदान करेगा। अगर बात करें आर्टिकल 20 की, आर्टिकल 20 में है दो सीधी से समान संरक्षण, आर्टिकल 22 में है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, 21 में बता दिया बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, और आर्टिकल 19 में है स्वतंत्रता कितनी तरह की मिली हुई है? हमें 6 तरह की स्वतंत्रताएं मिली हुई है। कौन कौन सी स्वतंत्रता मिली हुई है? बोलने की, सभा करने की, कहीं पे भी संघ बनाने की, कहीं पे भी आने जाने की, कहीं पे भी बसने की, और कोई भी व्यापार करने की अपनी मर्जी से। हमें 6 तरह की स्वतंत्रताएं मिली हुई है। एक क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आती है? ऑप्शन दे देता है 19A, 19B, 19C, 19D। इसमें से भी अगर पूछ ले तो प्रेस की स्वतंत्रता आती है आपकी बोलने की स्वतंत्रता के अंतर्गत, और बोलने की स्वतंत्रता है 19A में। ये भी पता होना चाहिए 19A में क्या है, B में क्या है, C में क्या है, D में क्या है। इस तरह आपको टोटली बिल्कुल ये रैंडमली याद होना चाहिए। तो 19A में आ जाएगी प्रेस की स्वतंत्रता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्मारक गुलाबी रंग का है? ऑप्शन है हवा महल, पंचमहल, मुबारक महल, शीश महल। गुलाबी रंग का है हवा महल को बनवाया था प्रताप सिंह ने, और ये पड़ता है राजस्थान की राजधानी जयपुर में है हवा महल। पंचमहल की बात करें तो पंचमहल बनवाया था अकबर ने, जोधाबाई महल के नाम से भी जानते हैं इसको।
फतेहपुर सीकरी में पड़ता है। मुबारक महल की बात करें तो मुबारक महल जयपुर में ही है, इसको महाराजा जोध सिंह ने बनवाया था। और शीश महल की बात करें तो ये आमेर में है, राजा मान सिंह ने बनवाया था। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार में मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है, सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। ऑप्शन है इसके, यहाँ से ऑप्शन से स्टार्ट है, लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, राष्ट्रपति के लिए या फिर प्रधानमंत्री के लिए। तो पता होना चाहिए केंद्र सरकार में मंत्रियों की परिषद जो होती है वो लोकसभा के लिए जिम्मेदार होती है। किसके लिए जिम्मेदार होती है? लोकसभा के लिए जिम्मेदार होती है। अगर बात करें लोक आर्टिकल 75, ये आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोजनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? ऑप्शन से मौलाना आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल गफ्फार खान, शौकत अली। सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना जी को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। गोपाल कृष्ण गोखले ने भी जिन्ना को ही मुस्लिम एकता का दूत कहा था। ठीक, और अब्दुल गफ्फार खान के बारे में कल की वीडियो में बताया था, इससे पहली वीडियो में बताया था। अब्दुल गफ्फार खान ने किस संस्था का गठन किया था? वो थी खुदाई खिदमतकार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र ज्वालामुखी शिखर है? ऑप्शन है माउंट कुक, माउंट ब्लैंक, माउंट एरेब्रूस, माउंट एल्ब्रूस। सो अंटार्कटिका में एकमात्र ज्वालामुखी शिखर है माउंट एरेब्रूस, माउंट एरेब्रूस। अगर माउंट कुक की बात करूँ, माउंट कुक ये एक पर्वत है। माउंट कुक पर्वत पड़ता है न्यूजीलैंड में। माउंट ब्लैंक पर्वत पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में, तस्मानिया में। और माउंट एल्ब्रूस पर्वत पड़ता है रशिया में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलिंगटन ट्रॉफी किस खेल के लिए दी जाती है? ऑप्शन है ब्रिज, नौका विहार, शतरंज और हॉकी। विलिंगटन ट्रॉफी तो दी जाती है नौका विहार के लिए, लेकिन अगर वो पूछ ले विलिंगटन कप किसके लिए दिया जाता है? विलिंगटन कप दिया जाता है हॉकी में। तो विलिंगटन ट्रॉफी नौका विहार और विलिंगटन कप हॉकी। हॉकी के एक दो कप हो रहे हैं जैसे कि बेटन कप, आगा खां कप, वेलिंगटन कप, ये सब हॉकी के हैं। ब्रिज का एक ट्रॉफी है होलकर ट्रॉफी, इसको भी याद रख सकते हो। विलिंगटन ट्रॉफी नौका विहार और विलिंगटन कप हॉकी, ध्यान रखना। लैंड ऑफ 1000 किसे कहते हैं? लेक्स, लेक्स लिख लो यहाँ पे। लैंड ऑफ 1000 लेक्स किसे कहते हैं? 1000 झीलों की भूमि किसे कहते हैं? ऑप्शन है फिनलैंड, स्वीडन, ग्रीनलैंड, यूएसए। तो लैंड ऑफ 1000 लेक्स बोलते हैं फिनलैंड को। किसको बोलते हैं? फिनलैंड को। फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी, की कैपिटल है मलक्का। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, करेंसी है क्रोना। ग्रीनलैंड की कैपिटल है नूक और करेंसी है क्रोन। और यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी और करेंसी है डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वृक्ष को ग्रीन गोल्ड कहते हैं? ऑप्शन है यूकेलिप्टिस, बरगद, पीपल या फिर कोई नहीं। सो ग्रीन गोल्ड बोलते हैं यूकेलिप्टिस के पेड़ को, और इसका प्रयोग भारत में किसके लिए होता है? और वैसे इसका यूज करते हैं हम कागज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? ऑप्शन है कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, प्राकृतिक अधिकार। कौन सा अधिकार आता है वो आपको पता होना चाहिए। सो 12 से 35 मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। सो बिना बुझे चूने का नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब कि CaO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रक्त वाहिकाएं शुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? ऑप्शन है हृदय धमनी, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस सिरा एंड हृदय सिरा। इसका आंसर है फुफ्फुस सिरा, मतलब पल्मोनरी वेन। देखो वेन्स में हमेशा अशुद्ध रक्त होता है, इम्प्योर ब्लड होता है वेन्स में। वेन में क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है, मतलब CO2 युक्त ब्लड बहता है हमारी वेन में, सिवाय किसके? फुफ्फुस सिरा के, मतलब कि पल्मोनरी वेन को छोड़ के जितनी भी हमारी वेन्स होती है सब में CO2 युक्त ब्लड होता है, अशुद्ध रक्त होता है। और हमारी जितनी भी आर्टरी होती है, मतलब धमनी होती है, धमनियों में होता है शुद्ध रक्त, मतलब कि ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, सिवाय किसको छोड़ के? पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के। दो क्वेश्चन है इनको याद रखना। शुद्ध रक्त अगर पूछता है कौन सी वेन में होता है, सो पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन होती है जिसमें शुद्ध रक्त होता है, अदरवाइज जितनी भी वेन्स होती हैं सब में अशुद्ध रक्त होता है। अगर पूछता है अशुद्ध रक्त कौन सी धमनी में होता है, मतलब अशुद्ध रक्त कौन सी आर्टरी में होता है, तो वहाँ पे भी ऑप्शन हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि सभी आर्टरी में शुद्ध रक्त होता है लेकिन केवल पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? ऑप्शन है नीला, लाल, सफेद और काला। सबको पता होगा इसका आंसर क्या है? काला। वायुमंडल की अनुपस्थिति में, पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग हमें काला दिखाई देता है, क्योंकि उसमें प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वो नहीं हो पाता, इसलिए उसका रंग काला दिखाई देता है। आज के क्वेश्चन खत्म हो गए। एक क्वेश्चन आपको करना है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन है 1951, 1956, 1952, 1950। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना। और जो क्वेश्चन मैंने कल आपसे पूछा था उसका आंसर आज मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो आप वहाँ से लिख लेना, क्वेश्चन को भी डाल दूंगी वहीं पे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर वीडियो में आपको कोई कमी लगती है तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, और आज के क्वेश्चन इजी थे इसलिए मैं बहुत जल्दी कर रही हूँ, टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि टाइम सभी का ज़रूरी है, सभी का टाइम इंपॉर्टेंट है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, मन लगा के पढ़ाई